दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको हम लोग क्या करेंगे, धमाकेदार तरीके से देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो आप लोग ये आईपीएल सीरीज आप लोगों की चल रही है, ठीक है, आईपीएल सीरीज। ठीक, इसमें आप लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो इस आईपीएल सीरीज को आप लोग ज्वाइन करिए। इसमें एक हम नया प्रैक्टिस सेट इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ये वाला बस फिनिश हो जाए जो है, उसके बाद हम लोग नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। इतना इतना पढ़ लिया जाएगा कि सिर्फ एग्जाम देने के लिए सिर्फ बैठना रहेगा, ठीक है, इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें निर्देश दिया है कि प्रश्न 31 से 34 तक हमें एक कविता दी गई है, इसको पढ़ करके हमको क्या करना है, आंसर देना है। चलिए कविता को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, हरा भरा हो जीवन अपना। कहने का मतलब ये है कि जो जीवन अपना हो वह पूर्ण रूप से खुशियों से हरा भरा हो, ठीक है। अपना स्वस्थ रहे संसार, हमारा जो संसार है वह क्या रहे, स्वस्थ रहे। नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बहार, ठीक है, बहार ले करके आती हैं। चलिए देखिए आगे क्या करा, बचपन कोमल, थोड़ा सा ब्लर टाइप में हो गया है, ठीक है, बचपन कोमल। थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा तो शायद और अच्छे से, उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है, इतने में ही एडजस्ट करिए आप लोग। बचपन बचपन तन मन लेकर के आए अनुपम जीवन लेकर के, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, ठीक। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, ठीक है। क्या करा, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर हरियाली हैं, चारों ओर क्या है, हरियाली हैं। करा मन में जगे उमंग ही, सृष्टि का उपहार है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार है, ठीक। फिर अगला पॉइंट कर रहा है कि मुश्किल से मिलता है जीवन, बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला हुआ है, ठीक है। हम सब इसे बनाएं चंदन, हम सब इसको चंदन की तरह से क्या करें, इसको बनाएं, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षित ना होता है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, ठीक है। इस हरा भरा, अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है, रंगों से भरा हो जीवन, हरियाली युक्त जीवन, या फिर खुशियों से। इस हरे भरे जीवन का मतलब, यहाँ कहने का मतलब क्या होता है, खुशियों से युक्त जीवन। क्या होता है, खुशियों से युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। क्या होता है, परिपूर्ण जीवन हमारा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने से ही आपको गद्यांश आप करते चले जाएंगे। चलिए आगे क्या करा, कर कौन सी चीज़ें बाहर लेकर के आती हैं। तो क्या बाहर लेकर के आता है, आप बताइए। पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ की हवाएं, नदियों की आवाज़, बताइए। तो आपको एक पॉइंट लिखा था, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कौन से बाहर लेके आते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, ये ऊपर लिखा था। यहाँ नदियाँ नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, मतलब जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक उपादान हैं, उन सभी से क्या आती हैं, क्या आती हैं, क्या आती हैं, बाहर लेकर के आती हैं। तो बाहर क्या लेकर, समस्त प्राकृतिक उपादान से, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ठीक है, हवा हो गई, ठीक, पर्वत हो गए, इन सभी से हमें लेकर के क्या बाहर आती हैं। गद्यांश में जो लिखा रहेगा उसी के अनुसार आपको आंसर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। तो कवि ने सृष्टि का उपहार जो है, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियों को कहा है, ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियों को कवि ने क्या कहा है, सृष्टि का उपहार माना है, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। कवि का संदेश देना है कि, कवि का क्या संदेश देना है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्राकृतिक में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बहार, जीवन में सब बहार बेकार है। बताइए क्या, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। तो पर्यावरण संरक्षण करना हमारा क्या है, दायित्व है, ठीक है। इसका, इस कविता का कहने का मतलब है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और उनका क्या करना है, पौधों का, उनका क्या करना, कटाई करने से रोकना है, ठीक है, संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आ गया हम लोगों का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ग्रामर के, ठीक, ग्रामेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। बताइए, कह रहे हैं कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अभी, अभी, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत मिलके क्या होता है, अभ्यागत। इसमें संधि देखिए, यण संधि है, मैं संधि भी बता दे रहा हूँ, यण संधि है, ठीक है। और अभी क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। बाहर एक सब्जी बेचने वाला है तो उस पर मत फोकस करिएगा, ठीक है, ये तो आते जाते रहते हैं, ठीक। अभी प्लस आगत मिलकर क्या बना, अभ्यागत में बना है, ठीक। तो कौन सी संधि है, यण संधि है, और कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें उपसर्ग लगा है अभी, ठीक। राइट आंसर हमारा सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 36। बताइए, कह रहा रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो रमणीय में
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, इसको आप लोग बताएंगे। अनियर लगा है, ई लगा है, रम लगा है या ड़ी लगा है, बताइए 36 का। तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, रम प्लस अनीय, रम प्लस अनीय, रम प्लस अनीय मिल करके क्या होता है, रमणीय होता है। ठीक है, इस शब्द से बना है, तो इस शब्द में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। तो बताइए अनीय कहाँ हमें दिया है, तो ये हमारा अनीयर प्रत्यय नहीं होता है, अनीय प्रत्यय। ठीक है, ए अनीय प्रत्यय। ठीक, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारु। ठीक है, तो ये क्या है, दोहा है, छंद है, सोरठा है, बरवय है, बताइए क्या है, आप इसको बताइए। तो ये इसमें कितनी दोहा में जो होती हैं, जो दोहा हमारा होता है, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो बताइए आप लोग, 11 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, 2 मात्रा है, 1 मात्रा है, 2 मात्रा है, एक 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 2 एक एक इसमें भी और एक इसमें भी। ठीक, कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें 2 नहीं, छोटा ऊ की मात्रा है ना, मैंने इसको सोचा बड़ा ऊ, गुरु में छोटा ऊ की मात्रा है, तो 13 मात्राएं। देखिए पहले चरण में कितनी, 13 मात्राएं, आप काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। तो ये क्या है, एक तरह का दोहा है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, तो सोरठा होता है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ठीक, क्या होता है, सोरठा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बता दीजिए। कह रहा है कि निम्न लिखित शब्दों में से हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, बताइए इसमें कौन सा शब्द जो सबसे अंत में आएगा, बताइए फटाफट आप लोग। 38 का राइट आंसर आप बताएंगे, 38 का। तो 38 का राइट आंसर हमारा कृषाणु आएगा, कृषक या क्रम या क्लीव। तो सबसे अंत में क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो क्लीव सबसे लास्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 39। ठीक, चरा चरा चरम जगत में कौन सा समास है, बताइए। चरा चरम ब्रैकेट में जगत, इसका मतलब होता है, इसमें कौन सा समास है, बताएंगे आप लोग, बताइए इसमें कौन सा समास है, बताइए फटाफट। 39 का, तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट है, द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास है, चर और अचर होगा। ठीक है, चर और चरम और अचरम होगा। ठीक है, चरम और अचरम होगा। ठीक है, चरम और अचरम। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में क्या होता है, बहुव्रीहि में क्या होता है, तीसरा पद इसमें क्या होता है, तीसरा पद जो होता है हमारा, तीसरा पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में जो होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, A to Z। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14। बताइए क्या कह रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी शब्द का अर्थ अगर आपको स्पष्ट करना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो इसमें वाक्य का प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। तो क्या है, वाक्य का प्रयोग सबसे क्या है, बेहतरीन है। वाक्य का प्रयोग क्या सबसे बेहतरीन है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 41 क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, क्रॉली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। बताइए 41 का, तो ये हमारी कौन सा है, तो अभिक्रमित क्या है, अनुदेशन इसका क्या है, यह हमारी जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, क्रॉली ये सभी हमारी क्या है, क्या भाषा शिक्षण की क्या पद्धति हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण की पद्धति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए क्या कर रहा है, बालक का जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है, मॉन्टेसरी का है, महात्मा गांधी का है, फ्रॉवेल का है या किल पैट्रिक का है। तो यह जो है किसका मानना था, गांधी जी का मानना था कि जो बच्चे को जो है भाषा जो है, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है हमेशा किस में देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए। उसकी जो भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा जो है उसका हमेशा क्या सम्मान करना चाहिए। ठीक है, कभी भी उसके जो है विरोध नहीं करना चाहिए उसकी भाषा का। ठीक है, एक बच्चे की। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 42 क्या करा कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आगमन विधि, निगमन विधि, अव्याकृत प्रणाली या फिर जो है कक्षा अभिनय प्रणाली। बताइए कौन सा राइट होगा 43 का, तो आगमन, निगमन
एवं अव्याकृत प्रणाली जो है व्याकरण के लिए उपयुक्त हैं। ये तीनों प्रणालियाँ क्या हैं, व्याकरण के लिए क्या हैं, उपयुक्त हैं। ठीक है, व्याकरण के लिए क्या है, उपयुक्त हैं। ठीक, क्या है, उपयुक्त हैं। तो बचा कौन सा, बचा हमारा डी, ये हमारा कक्षा अभिनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। याद रखिएगा, यह हमारी कक्षा अभिनय के लिए, कक्षा अभिनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे आप लोग। आनंद कदम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बनारस से, मिर्ज़ापुर आपका जो है, या फिर आप इलाहाबाद जहाँ से आप हम क्लास ले रहे हैं इस समय जो प्रेजेंट में जो है, या आपका इलाहाबाद या फिर लखनऊ। बताइए 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ये क्या है, मिर्ज़ापुर से है। ठीक, कहाँ से है, मिर्ज़ापुर से। या क्या होती है, मिर्ज़ापुर। आनंद कदम्बनी जो है 1881 में जो है मिर्ज़ापुर से। ठीक है, 1881 में जो है कहाँ से, मिर्ज़ापुर। ठीक है, कहाँ से, मिर्ज़ापुर से। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना क्या है, अखरावट है, छत्रसाल दशक है, या दीपशिखा है, या खुमान रासो है। बताइए 45। तो 45 क्या है, खुमान रासो जो हमारी क्या है, आदिकाल की क्या है, रचना है। ठीक है, क्या आदिकाल की रचना कौन सी है, तो खुमान रासो क्या है, आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट चलिए 46 आप बताएंगे। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। बताइए कौन सा उद्देश्य कथन आता है 46 का। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन जो होता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है, तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनका निबंध संग्रह क्या है, माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले, कण मुस्काए, आलोक पर्व। बता दीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ किसका किसका सही होता है, किसका किसका गलत होता है। ठीक है, बताइए फटाफट 47 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंतामणि किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके अलावा भी इनके अलावा भी इनके कुछ थे, भय और क्रोध भी इन्हीं का है, भय और क्रोध भी इन्हीं का है। ठीक है, भय और क्रोध भी इन्हीं का है। ठीक है, और कौन सा है, ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या, घृणा ईर्ष्या, घृणा, उत्साह उत्साह, ये सभी क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी के क्या है, निबंध है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, उनको जो है 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में इनको क्या किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, उर्वशी के लिए। ठीक है, किसके लिए दिया गया था, उर्वशी के लिए। ठीक, आगे आ जाइए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्या करा, सहद शब्द है। बताइए जो सहद शब्द है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या आगत शब्द है। बताइए 49 का। तो 49 का सहद शब्द आगत शब्द है, या हिंदी में अनेक शब्द विदेशी मूल के हैं। ठीक है, सहद शब्द क्या हमारा आगत है, क्या है, आगत है। ठीक है, क्या है, आगत है। नेक्स्ट चलते हैं, इसे भी बता दिए 50वां। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो स्त्री के रूप में किया जाता है। तो आपको रटा होगा, जो वनिता स्त्री के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है, जो मुकुंद है वह किसका पर्यायवाची है। बताइए, मुकुंद तो विष्णु भगवान का, सूर्य का भी नहीं है। ठीक है, ना ही शिव जी का, ना ही कामदेव का, तो किसका है, विष्णु भगवान का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, और इसके अलावा इनके क्या क्या कौन कौन से पर्यायवाची हैं, केशव भी है इसी के पर्यायवाची है। केशव भी विष्णु भगवान के क्या है, पर्यायवाची हैं। गोविंद भी कहा जाता है, गोविंद भी विष्णु भगवान को कहा जाता है। गोविंद के अलावा उपेंद्र भी कहा जाता है, उपेंद्र, दामोदर दामोदर गणेश भगवान का भी होता है, उनको भी याद रखिएगा। ठीक है, पीताम्बर भी इन्हीं को कहा जाता है, विष्णु भगवान को पीताम्बर। और क्या कहा जाता है, नारायण भी कहा जाता है। ठीक है, नारायण कहा जाता है। इतनी पर्यायवाची आपको याद होनी चाहिए। केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, ये सभी किसके हैं, विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलें, आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 51 हो चुका, 52। काहे री नाली नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है। इस पंक्ति के जैसी हैं कबीरदास हैं, रैदास हैं, दादू हैं। बताइए 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कबीरदास हैं। काहे री नली तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कबीरदास की यह पंक्ति है।
आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53। करपट करपट का रूप है, करपट का तद्भव रूप है। करपट का मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है, कारपेट होता है, कपूर होता है, बताइए क्या होता है? तो कारपट का अर्थ क्या होता है? कपड़ा। कपड़ा। करपट क्या होता है? तत्सम शब्द। ये क्या हमारा है? तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है? कपड़ा होता है, ठीक है। ये क्या है? कपड़ा क्या हमारा तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 54। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करिए, इतना भी फास्ट नहीं कि हाँ आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जब कराया जाता है तो प्रैक्टिस की तरह किया करिए। जो है थियरी पढ़ाते हैं तो आप लोग आते नहीं हैं, प्रैक्टिस कराते हैं तो आप लोग आते हैं। ऐसा तो आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं ऐसे ऐसे जो है, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बताइए 54 का। बारात, बसंत शब्द, बताइए कौन सा? बारात है। बारात कैसे लिखा जाता है? बताइए फटाफट। तो बारात हम लोग कैसे लिखते हैं? बहुत आप लोग बारात जाते हैं ना अपने दोस्तों के, बारात ऐसे लिखा जाता है। और बसंत कैसे लिखा जाता है? बसंत बताइए। तो ब रहेगा और स त रहेगा और बिंदी किस पे रहेगी? ये तो बता दीजिए किस पे रहेगी? बसंत स पे रहेगी, ठीक है। किस पे रहेगी? स पे, ठीक। ये देखिए यह किस ऑप्शन में दिए गए हैं दोनों? बारात बसंत किस में दिए गए हैं? ये तो इसमें ये तो गलत हो गया वैसे ही। बारात वसंत, बारात बसंत, ये वसंत है, ये भी गलत है। बारात ये भी गलत है। तो हमारा बी पार्ट बिल्कुल सत्य है, ठीक है। बी पार्ट क्या है? सत्य। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? बताइए फटाफट। अर्धस्वर किसको किसको कहा जाता है? तो अर्धस्वर हमारे य और वह होते हैं, ठीक है। य और वह क्या होते हैं? अर्धस्वर। इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। य और वह हमारे क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। 56वां। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चोर की दाढ़ी में अपराधी का दाढ़ी खुलना बिल्कुल, खुजलाना बिल्कुल, अपराधी का संकटग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, शंका में रहना। हमेशा क्या रहना? शंका में रहता है। जो अपराधी रहता है, जो चोर रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? शंका में रहता है, ठीक है। आगे 57 का। एक एक कही बात को दोहराते रहना। एक कही बात को क्या करना? दोहराते रहने का जो अर्थ क्या होता है इसको बताएंगे आप। एक कही बात को दोहराते रहना पिष्टा पेषण कहलाता है। क्या कहता है? पिष्ट पेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पिष्ट पेषण कहलाता है, ठीक। तो सी पार्ट राइट। नेक्स्ट बताइए। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? जो बुद्धिहीन होता है वह किस संवर्ग में आता है? तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विशेषण संवर्ग में आता है। किस में आता है? विशेषण संवर्ग में आता है। बुद्धिहीन का मतलब क्या है? विशेषण है, ठीक। क्या है? विशेषण है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 बता दीजिए और 60 बता दीजिए। दोनों आज के लास्ट क्वेश्चन दोनों हैं, ठीक है। बताइए महोर्मी, तो इसका क्या हो जाएगा? महा प्लस उर्मी। महा प्लस उर्मी देखिए किस में दिया गया? तो ये सी पार्ट में दिया गया। कौन सी संधि है? महोर्मी ओ हो जाता तो क्या है? गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। समिष्टि का विपरीतार्थक क्या होता है? समिष्टि का विपरीतार्थक क्या होता है? बताएंगे आप लोग, फटाफट बताइए। समिष्टि का विपरीतार्थक होता है व्यष्टि। क्या होता है? व्यष्टि। हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। आप बताएंगे 30 में आपके कितने सही हुए? अगर आप लोगों का आज का प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन लगा, कुछ लोग कहेंगे सर ये प्रैक्टिस रिवाइज है, तो भाई अब किसी प्रैक्टिस सेट में रहा ज़रूर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं नया प्रैक्टिस सेट इसमें भी दिया है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दोबारा पढ़ लिए तो कोई बात नहीं, रिवीजन तो हो गया, ठीक है, तैयारी हुई अच्छी, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मुझे भी लग रहा है कि मैं कहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, मुझे भी लग रहा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।